हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनिडिएशन एंड एलीलोपैथी। आज मैं आपको बताऊंगी एनिडिएशन क्या होता है एंड एलीलोपैथी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एनिडिएशन। एनिडिएशन की डेफिनेशन: द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज एनिडिएशन। अगर कोई इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, अगर किसी भी पीस ऑफ लैंड में हमने बहुत सारी क्रॉप्स लगा रखी है, तो फिर जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होगा उसमें जो क्रॉप्स होंगी उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होगा दैट इज़ एनिडिएशन। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सपोर्टिव। अगर दो क्रॉप्स आपस में एक दूसरे को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रही होंगी तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। ओके, जो एनिडिएशन होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है स्पेशल एनिडिएशन। स्पेशल एनिडिएशन का मतलब होता है एनिडिएशन इन स्पेस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। जो स्पेशल एनिडिएशन होता है वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग क्या होती है कि जब हम जो क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट हाइट में ग्रो करते हैं, दैट इज़ मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब जैसे हमने 3 क्रॉप्स लगाई है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, ऊपर ये फिर ये फिर ये हमने डिफरेंट डिफरेंट हाइट में 3 क्रॉप ग्रो करी है। तो जो 3 क्रॉप्स में क्या होगा, जो ये वाली क्रॉप हमने ग्रो होगी, जो इसके लीव्स होंगी वो क्या करेंगे, इन जो 2 प्लांट्स है इनको शैडो देंगी, दोनों प्लांट्स को। तो फिर ये जो दोनों के दोनों प्लांट्स होते हैं, मे बी ये ज़्यादा मतलब टॉलरेंट ना हो टेम्परेचर के या फिर हैवी रेनफॉल के। तो अगर ये दोनों इसके बीनीथ रहेंगे तो फिर ये इन दोनों की हेल्प करेगा। मे बी ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रख सकता है। एक स्पेशल एनिडिएशन है, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल एनिडिएशन। एनिडिएशन इन टाइम। टेम्पोरल एनिडिएशन में क्या होता है, एनिडिएशन इन टाइम। ये एक टाइम के एस्पेक्ट में बात करी है हमने टेम्पोरल एनिडिएशन की। इंटरेक्शन इन द टाइम एस्पेक्ट, इसमें क्या होता है, 2 क्रॉप्स हैं, जैसे ये लगा लो उड़द है एंड ये हमारी मेज़ है। 2 क्रॉप है मेज़, ये मेज़ एंड उड़द है। तो जो उड़द होता है उसका जो पीक न्यूट्रिएंट टाइम होता है दैट इज़ 30 डेज आफ्टर सोइंग, एंड जो मेज़ होता है उसका जो पीक न्यूट्रिएंट टाइम होता है दैट इज़ 50 डेज आफ्टर सोइंग। तो जो इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है। ये एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिलोपैथी। व्हाट इज़ एलिलोपैथी? The interaction between the crops may also occur through other means, that is competitive or non-competitive. The competitive interaction between the crop species in intercropping and sequential cropping through the release of chemical substance or toxin is called allelopathy. अब इन्होंने बोला है कि अगर किसी भी क्रॉप्स है उनके बीच में इंटरेक्शन है तो वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव का मैंने अभी आपको बताया था, एनिडिएशन हो गया, वो एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रही है जबकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। बट एलिलोपैथी में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप्स। ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है क्रॉप्स के बीच में। इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं उसमें जैसे हमने 2 क्रॉप ग्रो करी है तो एक क्रॉप क्या करेगी, एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है और जो दूसरी जो क्रॉप है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एलिलोपैथी वही होता है कि जब इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप in intercropping system when one crop release chemical substance and affect the other crop, that is allelopathy. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी बहुत सी क्रॉप है, जैसे सनफ्लावर हो गया, सॉरगम हो गया, वॉलनट हो गया, कुकुम्बर हो गया, पीच हो गया, यूकेलिप्टस हो गया। ये सारी क्रॉप एज अ एलिलोपैथी क्रॉप्स भी इनको बोला जाता है क्योंकि ये
क्या करती हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करती हैं, और जो दूसरी जो इनके साथ क्रॉप ग्रो हो रही होती है उनको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलीलोपैथी। जो एलीलोपैथी होती है वो दो तरह की होती है। पहला है ट्रू एलीलोपैथी, सेकंड है फंक्शनल एलीलोपैथी। जो ट्रू एलीलोपैथी होता है उसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट। अगर कोई प्लांट रिलीज कर रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस तो दैट इज ट्रू एलीलोपैथी। एंड फंक्शनल एलीलोपैथी में क्या होता है, प्रीकर्सर इज रिलीज्ड। कोई भी प्लांट होगा उसने प्रीकर्सर रिलीज कर दिया, अब जो प्रीकर्सर हो गया उसने वो सॉइल में छोड़ दिया। अब जो सॉइल है वहाँ पे जो प्रीकर्सर होता है उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस प्रीकर्सर को एक्टिव फॉर्म में ला देते, जिसकी वजह से वो जो अपनी ऑन ग्रोइंग क्रॉप होती है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलीलोपैथी इज ऑब्जर्व इन टू वेज। एक होता है एलो इनहिबिशन, एक होता है ऑटो इनहिबिशन। एलो इनहिबिशन होता है वन स्पीसीज इनहिबिट स्पीसीज ऑफ प्लांट अदर देन वन रिलीजिंग इट। एलो इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे दो क्रॉप है, तो इसमें जो फर्स्ट क्रॉप है ये सेकंड क्रॉप है। जो फर्स्ट क्रॉप है उसने क्या किया, कोई भी केमिकल रिलीज़ किया और उसने सेकंड वाली स्पीसीज़ को अफेक्ट किया, बट अपने आप में उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा उस केमिकल से। बल्कि जबकि ऑटो इनहिबिशन में क्या होता है, जो ये पहली और जो ये दूसरी क्रॉप है ये इसको अफेक्ट करेगी, पर साथ ही साथ में जो ये केमिकल रिलीज़ कर रही है उससे हमारा जो पहले वाली जो क्रॉप है वो भी अफेक्ट होगी। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिलोकेमिकल। एलिलोकेमिकल्स होते क्या है, एलिलोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो इंटरक्रॉपिंग में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट स्पीसीज होती हैं, जो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि दूसरी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं हार्मफुली, दैट इज़ एलोकेमिकल्स। इसके एग्जांपल हैं वॉलनट, कुकुम्बर एंड पीच हुज लिविंग roots exudate allelochemicals and inhibit the growth of plants growing near them। जैसे वॉलनट हो गया, कुकुम्बर हो गया, पीच हो गया, जो ये प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, इनकी रूट्स जो एक्जुगेट होते हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि जो उनके आसपास के जो प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ग्लोब्यूल्स एक्जुकेट सम एलिलोकेमिकल्स विच ड्रास्टिकली रिड्यूस द जर्मिनेशन ऑफ मस्टर्ड सीड व्हेन सोन अंडरनीथ। अगर हम यूकेलिप्टस प्लांट के नीचे हम मस्टर्ड की जो क्रॉप है उसको ग्रो करेंगे तो फिर जो यूकेलिप्टस प्लांट होता है वो एक उसकी जो मतलब लीव्स होती हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से जो मस्टर्ड की जर्मिनेशन होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन सनफ्लावर स्टॉक आर अप्लाइड एज सच इट इनहिबिट द स्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सॉर्गम इन अनटिल्ड प्लॉट। कि जो सनफ्लावर स्टॉक आर अप्लाइड, अगर जो सनफ्लावर स्टॉक्स होते हैं वो अगर हमने किसी फील्ड में यहाँ पे सनफ्लावर का कल्टीवेशन करा है और उसके बाद हम वहाँ पे सॉर्गम लगा रहे हैं तो फिर वो सॉर्गम को भी अफेक्ट करता है, उसकी जो ग्रोथ होगी उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एलिलोपैथी। Release of hormone like substances by one crop species will stimulate the growth of other crop species। कि नेगेटिव एलिलोपैथी वही होती है कि एक क्रॉप स्पीसीज एक हार्मोन रिलीज़ कर रही है जो कि दूसरी क्रॉप स्पीसीज को अफेक्ट कर रही है, तो डैट इज़ मतलब नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, वो उसको हार्म कर रही है, तो दैट इज़ नेगेटिव एलिलोपैथी। But the release of nitrogen from the root nodules of legume is not considered as negative allelopathy। But if कोई क्रॉप है जैसे लेग्यूम्स हो गए, वो कोई केमिकल नहीं, बट जो लेग्यूम्स होती हैं वो नाइट्रोजन रिलीज़ करती है, तो जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स होते हैं वो नाइट्रोजन रिलीज़ करती हैं और वो मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं क्रॉप को, नाइट्रोजन दे रही हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव एलिलोपैथी। सो ये डिफरेंस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिलोपैथी में। नेक्स्ट है लेग्यूम इफेक्ट। लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है, द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द लेग्यूम इन एनी क्रॉप रोटेशन। लेग्यूम फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स एंड दस इम्प्रूव द नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ सॉइल। लेग्यूम्स क्या करती हैं,
फिक्स करती हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रूट नोड्यूल्स में, एंड इम्प्रूव करती हैं नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ सॉइल। तो अगर जो लेग्यूम्स होती है वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है क्रॉप्स को, तो दैट इज़ लेग्यूम इफेक्ट। लेग्यूम्स क्या करती हैं? कन्वर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेस। ये क्या करती हैं? जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होगा उसको ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में भी कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं। एंड थैंक यू।